जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर खोलो यार। IS चैप्टर 14। So, जनाब, वी हैव बीन डिस्कसिंग द चैप्टर। हमने ये बात स्टार्ट की थी। मैं यहाँ पर आप लोगों को अनम्यूट करने की ऑप्शन दे रहा हूँ, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। ठीक है जी जनाब। इन द लास्ट डिस्कशन, हमने जो अपनी लास्ट डिस्कशन की थी, उस डिस्कशन के अंदर हमने हमारे पास जो ये इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट था, हमने इसको कंप्लीट किया था। और इससे पहले हमने अपनी लायबिलिटीज और फिर प्रीमियम्स और फिर कंटिजेंट लायबिलिटी को कंक्लूड किया था। मैंने आपके साथ कल 4 क्वेश्चंस कहे थे। वो 4 क्वेश्चंस में बच्चों का रिस्पॉन्स है मेरे पास। अब चूंकि मेरे पास इस वक्त टाइम कम है, फिर भी जिन लोगों ने अभी तक क्वेश्चन नहीं किए, मुझे अपने क्वेश्चन वो सेंड करके चलें। जो मैंने अपने 15-20 मिनट रखे थे शुरू के अंदर, वो कुछ हमारा टाइम वेस्ट हो गया, कुछ क्यों साहब ले गए, उनकी क्लास एक चल रही थी, और कुछ हमें एरिया जो था वो नेट की वजह से हमारा निकल गया। तो मैं आज सिर्फ चाहूंगा कि मैं आपके साथ ऑपरेटिंग सेगमेंट का कॉन्सेप्ट जो है उसको आज डिस्कस करना शुरू कर दूं। वो जो हमारे आखिरी 4 क्वेश्चंस हैं आपके पास, जिन्होंने अभी तक कंप्लीट करके काम नहीं शेयर किया, मैं कल की डेट में उनके साथ एक दफ़ा फिर से कंपैरिजन करूंगा। और अगर उसके बावजूद भी आप लोगों का कंप्लीट नहीं होंगे क्वेश्चन, या आपका क्वेश्चन नहीं हुआ होगा, तो फिर हम उसको देखेंगे हम कैसे लेके चले। ऑपरेटिंग सेगमेंट क्या चीज है, व्हाट डू यू मीन बाय द ऑपरेटिंग सेगमेंट? IFRS 8 उसको कैसे लेके चलता है? तो बेटा IFRS 8 बेसिकली तौर के ऊपर एक बड़ा डिटेल सेगमेंट है। और यहाँ पर हमारे पास एक स्टैंडर्ड हुआ करता था, IAS 14। ये स्टैंडर्ड का नाम क्या था? सेगमेंट रिपोर्टिंग। हमारे पास जो सेगमेंट रिपोर्टिंग का स्टैंडर्ड था, इसको IAS 14 को डिलीट कर दिया गया और उसके बजाय उसको रिप्लेस कर दिया गया IFRS 8 से। तो बेसिकली तौर के ऊपर IFRS 8 एक रिप्लेसमेंट स्टैंडर्ड है ओल्ड IAS 14 का, जिसका नाम के सेगमेंट रिपोर्टिंग था। इसके पीछे इसकी थ्योरी क्या है, इसका अंडरस्टैंडिंग क्या है? वो ये है कि एक कंपनी जब एक काम करके चलती है, तो उस कंपनी को काम करते वक्त उसके बहुत सारे डिफरेंट सेगमेंट्स में वो अपने काम को परफॉर्म करती है। जरूरी नहीं होता कि वो कंपनी जो है वो एक ही किस्म का कारोबार करे। मिसाल के तौर के ऊपर अगर मैं एक कारोबार कर रहा हूँ और उस कारोबार में मैं गाड़ियां बेच रहा हूँ, और मैं कहता हूँ कि मैं गाड़ियों के साथ साथ मैं कपड़े का कारोबार शुरू कर दूँ, मैं समझता हूँ कि मैं उस गाड़ियों के कारोबार के साथ साथ कॉलेज का कारोबार शुरू कर दूँ, तो जरूरी नहीं है कि हर 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 अदारा या हर एक ऑर्गेनाइजेशन ये डिसाइड करे कि वो गाड़ियों के लिए एक सेपरेट कंपनी बनाए, वो टेक्सटाइल के लिए एक सेपरेट कंपनी बनाए, वो कॉलेज के लिए एक सेपरेट कंपनी बनाए। बल्कि ये भी मुमकिन है कि आप एक ही कंपनी में सारा काम करते जाएं। अगर इस तरह की पोजीशन आ जाए, तो यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ द प्रोडक्ट लाइंस होती हैं। वो डिफरेंट टाइप ऑफ द प्रोडक्ट लाइंस को हम एक सिंगल कंपनी में अगर मर्ज कर देंगे, तो मर्ज होने से सेल तो सेल होती है, गाड़ियों की सेल भी, कपड़े की सेल भी, फार्मास्यूटिकल की सेल भी, वो सारी की सारी सेल तो सेल में आएगी। तो अब यहाँ पर यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए वो जो इन्फॉर्मेशन को अचीव करना था और जो उस इन्फॉर्मेशन की अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करनी थी, वो इतनी ज्यादा एलेबोरेटिव नहीं रहेगी, क्योंकि उसी सेल में गाड़ियां भी हैं, उसी सेल के अंदर कपड़ा भी है, उसी सेल के अंदर फार्मास्यूटिकल भी है।
तो फिर हम कैसे इस मसले को रिजॉल्व करें? हम क्यों ना अपने सेगमेंट्स बना लें, अकाउंट एक ही हो लेकिन अपने सेगमेंट्स बना लें, और अकाउंट एक ही हो और अगर अपने सेगमेंट बना लें तो उन सेगमेंट से डाइवर्सिफिकेशन जो है वो हमारी काफी हद तक कंप्लीट हो जाएगी। कहना क्या चाहता हूँ, बिल्कुल वेक सा आइडिया कि मैं कार की सेल्स का एक कॉलम बना लेता हूँ, एक मैं फार्मास्यूटिकल की सेल का एक कॉलम बना लेता हूँ, एक मैं यहाँ पर अपने पास टेक्सटाइल की सेल कॉलम बना लेता हूँ, और उसके बाद मैं यहाँ पर टोटल लिख देता हूँ। अब जब मैं यहाँ पे सेल लिखूंगा तो मेरे पास सेल आएगी, वो कहेगा जी इतनी गाड़ियों की सेल है, इतनी फलां की सेल है, इतनी फलां की है, और टोटल फिगर जब मेरी यहाँ पर आएगी, नाउ इट विल प्रोवाइड मी द मोर एलैबोरेटिव इंफॉर्मेशन। यहाँ पर अब मैं कंपैरिजन में, जाहिर सी बात है, पिछले साल की गाड़ियों से कंपेयर कर लूंगा, पिछले साल की टेक्सटाइल से कंपेयर कर लूंगा, पिछले साल की फार्मा से कंपेयर कर लूंगा। तो मुझे रिक्वायरमेंट क्या आई है, या मुझे यहाँ पर रिक्वायरमेंट क्या मेरे सामने आती है, मेरे सामने रिक्वायरमेंट ये आती है कि भाईजान आप क्या करें, आप हर एक डिफरेंट सेगमेंट को, ये क्या बन गया फिर आपका सेगमेंट बन गया, हर एक सेगमेंट के रिजल्ट्स को आप सेपरेट कॉलम्स के अंदर प्रोवाइड कर दें, और हमें एट द एंड ऑफ द डे हमें जो टोटल हमारी फिगर आ रही है ये वही फिगर होगी सेल की जो आपने बतानी थी। तो इस तरीके से हमारी इंफॉर्मेशन ज्यादा एलेबोरेटिव हो जाती है। ऐसे ही अगर मैं कहूं कि जनाब मेरे कुछ ऑपरेशंस हैं, और वो मेरे ऑपरेशंस जो हैं वो फैसलाबाद में है, साहिवाल में है, गुजरावाला में है, सियालकोट में है, तो मैं तमाम ऑपरेशंस को अगर इकट्ठा भी मर्ज कर दूं तो मुझे कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि ज्यादा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आ जाए कि फैसलाबाद, लाहौर, साइबर कैसे काम कर रहा है, या मैं इसको यूं कहूं कि मेरे पाकिस्तान के अंदर, हॉलैंड के अंदर, स्कॉटलैंड के अंदर, चाइना के अंदर मेरे ऑफिस काम कर रहे हैं, तो फिर मेरे डिफरेंट जोग्राफिकल लोकेशंस है, मेरी डिफरेंट जोग्राफिकल लोकेशंस है, वो जो मेरी डिफरेंट जोग्राफिकल लोकेशंस हैं, उन जोग्राफिकल लोकेशंस को मैं अगर देकर चलूंगा तो फिर मुझे पता चल जाएगा कि कौन सी जोग्राफिकल लोकेशन कैसे काम करके चल रही है। तो भाई सेगमेंट जो है वो जरूरी नहीं है कि डिफरेंट लाइन ऑफ बिजनेस हो, जो डिफरेंट जोग्राफिकल सेगमेंट के ऊपर भी काम हो सकता है। ऐसे ही मेरे पास क्या है, स्पिनिंग्स हैं, मेरे पास वीविंग्स हैं, और मेरे पास ऐसे ही मैं कहता हूँ जी मेरे पास स्टिचिंग है, मेरे पास एक्सपोर्ट है। अब मेरे पास ये डिफरेंट डिफरेंट मेरे स्टेप्स ऑफ प्रोसेस हैं, मैं यहाँ पर भी अपने सेगमेंट को बना सकता हूँ, मैं यहाँ पर भी अपने सेगमेंट की वर्किंग कर सकता हूँ। सो बात सिर्फ समझाने की क्या है, बात समझाने की ये है कि हम जब बिजनेस करके चलते हैं तो हम डिफरेंट लाइंस के अंदर बिजनेस करते हैं, हम डिफरेंट अपने जोग्राफिकल लोकेशंस में बिजनेस करके चलते हैं, और हम चाहते ये हैं कि आप जो अपने डिफरेंट लाइंस ऑफ बिजनेस के अंदर काम करके चल रहे हो, उन डिफरेंट लाइंस को, उन डिफरेंट प्रोडक्ट्स को, उन डिफरेंट जोग्राफिकल लोकेशंस को, उन सबको हम एक जगह पर इकट्ठा करते वक्त इस बात को लेके चलें कि हम उनकी इस तरीके से रिपोर्टिंग करें कि आपके लिए और यूजर के लिए वो इंफॉर्मेशन जो है वो मटीरियल, वो इंफॉर्मेशन जो है वो नॉलेजेबल बन जाए, वो आपके बेनिफिशियल, आप उससे कुछ अटर कर सकते हो। सेगमेंट रिपोर्टिंग जो है वो किन लोगों पर एप्लीकेबल है, या ये स्टैंडर्ड जो है किन लोगों के लिए लाजम है कि वो इसको फॉलो करके चलें? बेटा वो कंपनियां जो कि लिस्टेड कंपनीज हैं, जियो कंपनियां जिनकी के डेट की सिक्योरिटी या इक्विटी, यानी कि जिनके शेयर्स या जिनके जो टीएफसीज हैं अगर वो लिस्टेड हैं या वो इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग है, उन कंपनियों के लिए ये जरूरी है। और बाकी कंपनी अगर इसको अडॉप्ट करना चाहें तो ये उनके लिए वॉलंटरली एक अडॉप्टेशन होगी। सो स्कोप ऑफ IFRS 8 जो है वो लिस्टेड कंपनीज के लिए, और वो कंपनी जो कि इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग है, उन लोगों के लिए होकर चलता है। जनाब यहाँ पर उसने हमें, हमारे पास यहाँ पर अब एक एग्जाम्पल की बात शुरू करेगा। अभी तक हम स्टैंडर्ड के ऊपर हम सिर्फ कॉन्सेप्ट बनाने की बात कर रहे हैं, मैंने भी आपके सामने बात कही, तकरीबन वही डिस्कशन यहाँ पर करके चल रहा है। वो कहता है एक ऑपरेटिंग सेगमेंट जो है वो बिजनेस एक्टिविटीज जो है, इट में एंगेज इन बिजनेस एक्टिविटीज फॉर विच इट हैज येट टू अर्न द रेवेन्यू। फॉर एग्जांपल, startup operation may be the operating segment before earning the revenue. Not every part of entity necessarily operating revenue। तो जरूरी नहीं है कि आप जो हर आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है वो आपका ऑपरेटिंग सेगमेंट हो। स्टैंडर्ड रिक्वायर्स द सेगमेंट टू हैव द रिजल्ट रिव्यूड बाय द चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर। इसने डेफिनेशन कहाँ लेके गया है, यहाँ पर डेफिनेशन हमारे पास जो है वो पीछे आएंगी, ये वाली डेफिनेशन हैं। सो यहाँ पर अब एक दफा मुझे ऑपरेटिंग सेगमेंट को डिफाइन करने दें, ताकि मैं ऑपरेटिंग सेगमेंट को डिफाइन कर लूँ। तो आप थोड़ा सा आपसे कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेटिंग सेगमेंट डिस्कस हो गया, फिर मैं जाता हूँ अभी जो हमने ऑपरेटिंग सेगमेंट की वो बात कर रहा था। तो हमने पहले समझना था कि सेगमेंट रिपोर्टिंग क्या चीज है, सेगमेंट रिपोर्टिंग की जरूरत क्या है। तो भाई IAS 14 डिलीट हुआ, IFRS 8 आया। IFRS 8 हमें गाइडलाइन देता है कि एक कंपनी अपने सेगमेंट्स को कैसे डिफाइन करे और फिर उनकी रिपोर्टिंग कैसे करे। नाउ व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सेगमेंट, यहाँ पर हमने सेगमेंट की बात कही तो मैंने आपको सेगमेंट बता दिया, बट एवरी सेगमेंट इज नॉट ऑपरेटिंग सेगमेंट। नाउ व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सेगमेंट? ऑपरेटिंग सेगमेंट एक एंटिटी का वो हिस्सा होता है दैट इज एंगेज्ड इन बिजनेस एक्टिविटी फ्रॉम विच इट में अर्न द रेवेन्यू
एंड इनकर द एक्सपेंसेस। और ये जो एक्सपेंसेस होते हैं और जो रेवेन्यूज होते हैं, ये कंपनी के हमारे साथ जो टोटल रेवेन्यूज है उसमें डिस्टिंक्ट होते हैं। यानी कि इट एंगेज इन बिजनेस एक्टिविटी जहां से ये रेवेन्यू कमाता है और एक्सपेंस इनकर करता है। और ये जो रेवेन्यू है, ये जो एक्सपेंस है, ये डिस्टिंक्ट है। मतलब मुझे पता है कि मेरे कॉलेज से ये रेवेन्यू आता है, स्कूल से ये रेवेन्यू आता है, ऑफिस से ये रेवेन्यू आता है, ये डिस्टिंक्ट रेवेन्यू है। और फिर कहता है ये सब बातें जो है, whose operating results are being regularly reviewed। और फिर कहता क्या है, उसके जो रिजल्ट्स हैं कि उसने क्या कमाया, क्या उसको नफा आया, क्या नुकसान आया, उसको कौन रिव्यू करता है? उसको चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर। हर अदारे के अंदर एक चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर होता है। ये वो शख्स होता है जो कि कंपनी के उस अदारे के अंदर देखना चाहता है कि उसमें क्या नफा है, उसके अंदर क्या नुकसान है, वो क्या कमा रहे हैं, वो क्या खो रहे हैं। ठीक है। सो इस चीज को सामने रखते हुए वो कहता है कि जनाब हमारे पास जो ऑपरेटिंग रिजल्ट्स होते हैं, उस ऑपरेटिंग रिजल्ट्स को कंपनी का वो शख्स जो कि अदारे के नफे नुकसान की को लेकर चल रहा है, उसे हम क्या कहते हैं? चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर। तो कहता है जनाब जो आपके ऑपरेटिंग रिजल्ट्स हैं, उस किसी भी आपके अदारे के सेगमेंट के, अगर उसको कोई आपका चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर जो है वो लगातार रिव्यू करता है टू मेक द डिसीजन, और फिर उस रिव्यू के बेस के ऊपर वो डिसाइड करता है कि वो उस सेपरेट सेगमेंट में, उस सेपरेट पार्ट ऑफ बिजनेस में कितने फर्दर एसेट और इन्वेस्ट करेगा कि नहीं करेगा। तो भाईजान हम कहते हैं कि ये क्या है? ये हमारे पास एक शर्त है फॉर द ऑपरेटिंग सेगमेंट। एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट, एंड फॉर विच द डिस्क्रीट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। डिस्क्रीट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल का मतलब क्या है? मैं जब अपनी डेटा को सॉर्ट करता हूं या उसको मैं रिकॉर्ड करता हूं, तो हाँ, मुझे अपने कॉलेज में इस बात का पता है कि रेवेन्यू फ्रॉम द सीए क्या है, रेवेन्यू फ्रॉम द एसीसीए क्या है, रेवेन्यू फ्रॉम द आईकॉम आईसीएस क्या है, रेवेन्यू फ्रॉम द बैचलर्स प्रोग्राम क्या है। लेकिन मुझे ये नहीं पता, मैंने कभी इस तरह इंफॉर्मेशन नहीं, और इस तरह ही उनके रेवेन्यूज के साथ फिर उनके खराजात क्या हैं, उनके एक्सपेंसेस क्या हैं। और फिर कुछ पूल एक्सपेंडिचर्स होते हैं, वो फिर हम एलोकेट कर देते हैं, किराया, बिजली का बिल, वो हम एलोकेट कर देते हैं। लेकिन मुझे कोई ये कहे कि सर आप ये बताएं कि क्लास जो आपकी है कैफ की, कैफ 7 के इनकम और एक्सपेंस क्या है। मुझे कोई ये कहे कि सर आप ये बताएं कि आईकॉम पार्ट 2 सेक्शन ग्रीन का प्रॉफिट एंड लॉस क्या है। नहीं भाई यार, मैंने ऐसे अपना डाटा सॉर्ट नहीं किया हुआ। तो कहता है जनाब हमारे पास तीसरी शर्त क्या है कि आपके पास, जिसको आप सेगमेंट कह रहे हैं, उसका डिस्क्रीट इंफॉर्मेशन डाटा, सेपरेटेड इंफॉर्मेशन डाटा आपके पास अवेलेबल हो। आप उसके रेवेन्यूज को, आप उसकी एक्सपेंसेस को, आप उसके रिलेटेड एसेट्स को, आप उसकी रिलेटेड लायबिलिटीज को अपने उस कंबाइंड डाटा में से मेरे सामने निकाल के रख सकते हो। यानी कि वो डाटा टोटल डाटा से सेपरेटली आइडेंटिफाइबल हो। मैं ये नहीं कह रहा किताबें ज्यादा मेंटेन करें, किताबें एक ही मेंटेन है, लेकिन मैं अगर आपसे कहता हूं तो मैं, आप मुझे बता सकें। अब देखिए हमारे पास, हम मुख्तलिफ तरीकों से बात कर सकते हैं। हमारे पास एक ही अकाउंट्स हैं, जिस अकाउंट्स के अंदर हमारा डी कैंपस भी आता है, कनाल कैंपस भी आता है और स्कूल भी आता है, चूंकि ये टिप्स एजुकेशनल फाउंडेशन है। लेकिन उसके अंदर हम क्या करेंगे? हम डी कैंपस को सेपरेटली तौर के ऊपर एवेल्युएट करते हैं, हम कनाल कैंपस को सेपरेटली एवेल्युएट करते हैं, और एट द सेम टाइम हम स्कूल को सेपरेटली एवेल्युएट करते हैं। हमारे पास तीनों कैंपसेस के डिस्क्रीट डाटा, किताबें एक ही हैं, कंपनी एक ही है, लेकिन हमने अपना ट्रायल ऐसे मेंटेन किया हुआ है कि तीनों के एसेट्स हमें आइडेंटिफाई हो जाते हैं, तीनों की लायबिलिटी हमें आइडेंटिफाई हो जाती हैं, तीनों का रेवेन्यू हमें आइडेंटिफाई हो जाता है, और तीनों के एक्सपेंसेस हमें आइडेंटिफाई हो जाते हैं। हम जो जो उस अदारे का, या जो जो उस जगह का चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर है, वो भी देखता है। मैं स्कूल के हिसाब किताब देखता हूँ नफा है, नुकसान है, हम कैसे और फर्दर अपनी स्ट्रेंथ इंक्रीज कर सकते हैं, किस चीज की जरूरत है, कौन सी चीज हमें स्टूडेंट के लिए करनी अर्जेंट है, कौन सी अभी अर्जेंट नहीं है। ऐसे ही यहाँ पर अहमद जब्बार साहब जो है वो यही डिस्क्रीट इंफॉर्मेशन को लेकर एज अ चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर काम करते हैं। और फिर अब हम डी कैंपस की बात करते हैं तो वहां पे जुनेद साहब एज अ चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन के तौर पर वहां पे काम करते हैं। तो भाई क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मेरा अदारा एक ही है जिसका नाम टिप्स कॉलेजेस है, लेकिन टिप्स कॉलेजेस और स्कूल के अंदर मेरे पास डिस्क्रीट इंफॉर्मेशन, मेरे पास ऑपरेटिंग रिजल्ट जिसके मैं हर दफा रिव्यू करके चलता हूं, वो डी कैंपस, वो कनाल कैंपस और स्कूल। तो फिर मेरे 3 सेगमेंट बन नहीं गए। मैं कह सकता हूं कि मेरा एक ऑपरेटिंग सेगमेंट डी कैंपस है, दूसरा ऑपरेटिंग सेगमेंट मेरा कनाल कैंपस है, और तीसरा ऑपरेटिंग सेगमेंट क्या है? मेरा स्कूल है। और ये सब के सब कहां पर मौजूद हैं? ये सारे के सारे एक ही एंटिटी के कंपोनेंट्स हैं, और उस एंटिटी का नाम क्या है? द टिप्स कॉलेजेस एंड स्कूल्स।
तो बात यही तो वो चाहता है। वो कहता है अगर तुमने यूं कर दिया, द टिप्स कॉलेजेस एंड स्कूल्स का, तुमने सारे रेवेन्यू इकट्ठे कर दिए, सारे एक्सपेंसेस इकट्ठे कर दिए, उनको डिस्क्रीट ना किया, तो मैं आपसे पूछूंगा कि स्कूल कैसा चल रहा है। चाहे स्कूल नुकसान में हो, चाहे स्कूल के अंदर आप ब्लीडिंग करवा रहे हो, आप कहेंगे जनाब ओवरऑल तो सब कुछ अच्छा है। मैं पूछूंगा अच्छा यार ये बताएं कि डी कैंपस की प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा है या कनाल कैंपस की प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा है। तो हमें कहेंगे यार हमें हम ये तो नहीं बता सकते, हमें सिर्फ ये पता है कि हाँ यार हमें साल का 10 लाख रुपया प्रॉफिट होता है। ओ भाई, इस तरीके से कारोबार तो नहीं चल सकेगा। हमें तो फिर अपने हर एरिया को, हर सेगमेंट को एवेल्युएट करना है, उसको लेके चलना है। ये नहीं कि एक का अच्छा दूसरे के बुरे के अंदर मर्ज हो जाए। तो भाईजान एग्जाम्पल इसलिए दी मैंने आपको टिप्स कॉलेज और स्कूल की, ये देखिएगा तीनों बातें पूरी होती हैं कि हमारे पास हमारे जो तीनों इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी हमारे पास जो रेवेन्यूज हैं और उनके एक्सपेंसेस हैं, उनमें कैपेसिटी है कि वो इंडिपेंडेंट अपना रेवेन्यू और इंडिपेंडेंट अपने एक्सपेंसेस जो है वो अर्न कर सकते हैं और स्पेंड कर सकते हैं। अगर हम कनाल कैंपस बंद कर देंगे तो डी कैंपस अपना काम इंडिपेंडेंट कर रहा है, अगर हम स्कूल बंद कर देंगे तो कनाल कैंपस अपना काम इंडिपेंडेंट कर सकता है। तो पहली तो बात यह है, इन तीनों को, जिसको मैंने कहा कि हमारे पास डी कैंपस है, कनाल कैंपस है और स्कूल है, इन तीनों की जो एग्जिस्टेंस है वो एक दूसरे के साथ इंडिपेंडेंट है और ये तीनों अपने अपने रेवेन्यू और अपने अपने एक्सपेंसेस करने की सलाहियत रखते हैं। और फिर इन तीनों को, इनसे रिलेटेड जो चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर है वो देखता है, इसके नफे नुकसान को एवेल्युएट करता है और उसके मुताबिक वो डिसाइड करता है कि मैंने किस एरिया में ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करना है अपनी कंपनी के इस सेगमेंट में और किस में कम करना है। और इन तीनों की मेरे पास डिस्क्रीट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ, जो टिप्स कॉलेज और स्कूल हुआ, इसके कितने हमारे पास ऑपरेटिंग सेगमेंट बन गए, हमारे पास इसके 3 ऑपरेटिंग सेगमेंट बन गए। तो डेफिनेशन को मैंने आपके साथ कोशिश की एक एग्जाम्पल के साथ पढ़ा के लेके चलो। यहां पर भी वो यही बात करना चाहता है, यहां पर भी हमारे साथ वो डिस्कशन करना चाहता है कि ऑपरेटिंग सेगमेंट की वो आइडेंटिफिकेशन करवाना चाहता है। कहता है शहजाद इंडस्ट्रीज जो है उसने एक कंपनी एक्वायर की है और ये जो सब्सिडरी है ये मुख्तलिफ किस्म के प्रोडक्ट्स करती है और मुख्तलिफ किस्म के लोग जगहों पर ये काम करती है। तो जनाब इसकी एक सब्सिडरी है वो टेक्सटाइल में काम करती है कराची में, एक और सब्सिडरी है वो कार प्रोडक्ट देखती है लाहौर में, एक फैशन गारमेंट की कंपनी है वो पेशावर में होती है, एक फर्नीचर आइटम की कंपनी है वो मुल्तान में होती है। अब कहता क्या हुआ, डायरेक्टर्स दे हैव परचेज दी सब्सिडीज इन ऑर्डर टू डाइवर्सिफाई। उनका मकसद क्या था, वो अपने कारोबार को डाइवर्सिफाई करना चाहते थे। अब कहता वो आपसे क्या कह रहे हैं, एक्सप्लेन टू द डायरेक्टर्स का सेगमेंट रिपोर्टिंग जो है उसका पर्पस क्या होता है। ठीक है, तो भाईजान व्हाट इज द पर्पस सेगमेंट रिपोर्टिंग, पर्पस क्या है मैंने बता दिया आपको, टू प्रोवाइड द यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद द सफिशिएंट डिटेल टू देम टू बी एबल टू अप्रिशिएट डिफरेंट रेट्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रोथ एंड डिफरेंट डिग्री ऑफ रिस्क। वो बता सके कि हम किस किस सेगमेंट में काम करते हैं, वहां पर प्रॉफिटेबिलिटी का रेट हमारे पास हर जगह पर डिफरेंट है, हर जगह के रिस्क एंड रिवॉर्ड डिफरेंट है, हर जगह के, हर क्लास ऑफ बिजनेस के, हर ज्योग्राफिकल लोकेशन के अपने डायनामिक्स हैं। अप्रिशिएट मोर थॉरली द रिजल्ट एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ कंपनी। और जब हम इसको यूं तैयार करके चलेंगे तो हमारी जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और हमारी जो फाइनेंशियल हमारी वर्किंग है, जो रिजल्ट्स है हमारी बैलेंस शीट के और प्रॉफिट एंड लॉस के, तो हम अपनी बैलेंस शीट और अपने प्रॉफिट एंड लॉस के रिजल्ट्स को बेहतर तरीके से हम उसको एवेल्युएट कर सकेंगे। To create awareness of the impact that change in significant component of business may have on business as a whole। और इससे हमें ये भी पता चलता है कि अगर मैंने अपना कारों का सेगमेंट बंद कर दिया तो मेरी ओवरऑल कंपनी पर उसका क्या इंपैक्ट आएगा, कौन सा कंपोनेंट जो है वो मेरी कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट है और कौन सा कंपोनेंट जो है वो मेरी कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। Explain to directors the criteria which should be used to identify the separate reportable segment। और ये बताना है कि हम अपना सेपरेट सेगमेंट कैसे इलस्ट्रेट करके चलेंगे। और उसके बाद उसने कहा कि क्रिटिकली एवेल्युएट करें और IFRS 8 के मुताबिक ऑपरेटिंग सेगमेंट और इसके प्रॉब्लम्स को हमसे डिस्कस करके चले। जनाबे वाला, ये जो इसके बाकी दोनों पोर्शन हैं जिससे हमने बताना है कि हाउ टू आइडेंटिफाई द सेगमेंट और फिर प्रॉब्लम, ये अभी हमने पढ़े नहीं है इसलिए हमें यहाँ पर मजबूरन इनको स्किप करना पड़ रहा है। और मैं जब तक ये आपके साथ बात कर ना लूँ, यार ये हमारे पास कुछ शीटें बीच में मिसिंग तो नहीं है, एग्रीगेशन पे आ गया डायरेक्ट ये होल्ड ऑन। आई भजन यहाँ पे आपका कोई मेरे ख्याल में कोई चीज़ आपकी मिस है, क्योंकि सेगमेंट उसने बनाना सिखाया नहीं है और क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा है सेगमेंट का, तो ये कैसे मुमकिन है। चेक करवा लो। अच्छा जी, पहले हम इसकी थ्योरी पहले कर लें और फिर हम इसके क्वेश्चन पे जाएंगे, क्योंकि इसकी थ्योरी बाद में आई हुई है और क्वेश्चंस जो हैं वो इसके पहले आए हुए हैं। अब मैंने आपके साथ जब डिस्कशन की तो मैंने आपको कहा
यूं इसके देखो, इसमें इसके इसके इसकी स्लाइड्स पूरी है हमारे पास, मुझे लग रहा है कुछ स्लाइड मिसिंग लग रही है। ऑपरेटिंग, या मेरे ख्याल में ये क्वेश्चन पहले आ गया, ये ऑपरेटिंग सेगमेंट का क्वेश्चन है और वो आगे क्वेश्चन पूछ रहा है कि आइडेंटिफाई सेपरेट रिपोर्टेबल सेगमेंट, वो तो उसने भी कराया नहीं अभी मेरा ख्याल। अदरवाइज फिर मेरे पास मैं जो इसके मुताबिक कर रहा हूँ, सेगमेंट के प्रॉब्लम्स पूछ रहा है, सेगमेंट डाटा का भी क्वेश्चन बाद में, मेरा ख्याल है सिर्फ ये चेक कर लो कि सेगमेंट रिपोर्टिंग को उसने एग्रीगेशन से यहाँ से शुरू किया कि इससे पहले भी कोई हमारे पास स्लाइड है। ऐसे ही बुक में। जी हेलो, जी बुक में मैंने कहा ऐसे ही है। ऐसे ही है बुक में, बस ठीक है। फिर वो क्वेश्चन जो है ना बेटा, वो पहले दे गया, वो क्वेश्चंस पहले दे गया एक्चुअली। अभी आप इन क्वेश्चंस को इग्नोर करें, हम पहले ये तो देखें कि सेगमेंट रिपोर्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सेगमेंट, अभी तो हमने सिर्फ ये सीखा है कि सेगमेंट होता क्या है, और अब हमने ये सीखना है कि रिपोर्टेबल सेगमेंट कैसे निकालते हैं। सो भाईजान, हम जब बात करके चलते हैं तो हमारे यहाँ बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक हमारे पास वर्ड आता है जिसको हमने क्या सीखना है, ऑपरेटिंग सेगमेंट। तो हमने अभी तक पहले ये सीखा, जो हमारे पास थ्योरी है, ये सारा थ्योरी का चैप्टर है, रट्टा लगाने वाला चैप्टर है, कि हमारे पास पहली बात ये सीखने वाली है कि कंपनी के अंदर ऑपरेटिंग सेगमेंट को आइडेंटिफाई करने की जरूरत क्या होती है। हमने कहा ऑपरेटिंग सेगमेंट वो होता है जो कि तीन बातें जो है वो पूरी करे, यानी कि वो अपना इंडिपेंडेंट अपना रेवेन्यू और अपने एक्सपेंस जो उसको वो क्रिएट करने के लिए सत्तू रखता हो। और फिर दूसरी बात, जो आपका चीफ, आपका डिसीजन मेकर है, जो आपका चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है, जो आपका चीफ डिसीजन मेकर ऑफिसर है, वो जो बंदा है वो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर कर देता हूँ या चीफ डिसीजन डिसीजन मेकर कर देता हूँ। जो आपका चीफ डिसीजन मेकर है, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है, वो उस कंपनी के उस टोटल कंपनी के अंदर उस एक सेगमेंट के नफे और नुकसान को ना सिर्फ देखता हो, बल्कि उसकी बुनियाद के ऊपर उसमें फर्दर इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं करनी का डिसीजन लेकर चलता हो। और तीसरी बात हमने कहा कि हमारे पास उसकी डिस्क्रीट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन भी अवेलेबल हो, हमारे पास उसकी डिस्क्रीट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो। ये तीन वो हमारी चीजें थी जिसके ऊपर हमने कहा कि हाँ, अगर एक टिप्स कॉलेज जो है, अगर एक टिप्स कॉलेज जो है वो अगर एक सेगमेंट है, टिप्स कॉलेज और स्कूल अगर एक एंटिटी है, तो हम इसके अंदर तीन ऑपरेटिंग सेगमेंट निकालना चाहते हैं, तो हम कह सकते हैं कि जनाब ठीक है, डी कैंपस एक सेगमेंट बन गया, कनाल कैंपस एक सेगमेंट बन गया और स्कूल एक सेगमेंट बन गया, चूंकि ये तीनों कंडीशंस पूरी करते हैं। इन तीनों के अंदर हम रेवेन्यू को, हम उसके एक्सपेंसेस को अर्न करने की सलाहियत रखते हैं। इन तीनों के जो जो चीफ डिसीजन मेकर है वो इन तीनों के नफे नुकसान को डिटेल से इन डेप्थ एनालाइज करता है, और फिर हमारे पास इसकी डिस्क्रीट इंफॉर्मेशन भी अवेलेबल है। अब मैं सिर्फ आज की डेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, चूंकि हमारे पास टाइम कम है, मैं इससे आगे नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं आपके साथ सिर्फ चेन डिस्कस करना चाहूंगा। अब हम करेंगे क्या, हम एक यहाँ पर एक अपने पास जब सबसे पहले एक एंटिटी को देखेंगे और उस एंटिटी के अंदर हम क्या निकालेंगे, हम उस एंटिटी के अंदर उसके ऑपरेटिंग सेगमेंट्स को बेटा आइडेंटिफाई करेंगे कि उसके ऑपरेटिंग सेगमेंट्स कौन से हैं। उनके ऑपरेटिंग सेगमेंट्स को, हर ऑपरेटिंग सेगमेंट रिपोर्टेबल सेगमेंट नहीं होता, तो हम क्या करेंगे, हम फिर रिपोर्टेबल सेगमेंट जो है, हम अपना रिपोर्टेबल सेगमेंट आइडेंटिफाई करेंगे। हाउ टू आइडेंटिफाई, आउट ऑफ ऑपरेटिंग सेगमेंट्स, हर ऑपरेटिंग सेगमेंट रिपोर्टेबल नहीं होता, आउट ऑफ ऑपरेटिंग सेगमेंट रिपोर्टेबल सेगमेंट कौन सा होगा, वो क्या स्लाइडें रखता होगा, हम ये सीखेंगे। और जब हमारा रिपोर्टेबल सेगमेंट हम आइडेंटिफाई करने में कामयाब हो जाएंगे, तो फिर हम क्या सीखेंगे कि हमने इस रिपोर्टेबल सेगमेंट का डिस्क्लोजर कैसे देना है। ये है टोटल हमारा IFRS 8, जो हमारा IFRS 8 है। तो IFRS 8 का जो टोटल एम्बिट है वो क्या है, हमने पहली कहानी देखनी है कि एक एंटिटी में ऑपरेटिंग सेगमेंट कैसे निकलते हैं। हर ऑपरेटिंग सेगमेंट रिपोर्टेबल सेगमेंट नहीं होता, तो हम उसमें से कैसे रिपोर्टेबल सेगमेंट निकालेंगे, और जब हम अपना रिपोर्टेबल सेगमेंट निकालने के लिए कामयाब हो जाएंगे, तो फिर हमें डिस्क्लोजर निकालना पड़ेगा। पेपर के लिए दो क्वेश्चन है, पहले बता देता हूं। एक, हाउ टू आइडेंटिफाई द रिपोर्टेबल सेगमेंट, ये आपका क्वेश्चन बनता है, और दूसरा, गिव द डिस्क्लोजर्स, दूसरा आपका व्हाट आर द डिस्क्लोजर। ये जो बात है ना, ऑपरेटिंग सेगमेंट किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन हो गई, इंपॉर्टेंस, ये सब अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की बातें हैं। न्यूमेरिकल के अंदर अगर मैं बात करूं, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर क्वेश्चन की बात करूं, फुल क्वेश्चन, हाँ ऑब्जेक्टिव में आप ऑपरेटिंग सेगमेंट की डेफिनेशन, ऑपरेटिंग सेगमेंट की इंपॉर्टेंस, ऑपरेटिंग सेगमेंट की प्रॉब्लम्स, ये सब ऑब्जेक्टिव के एरियाज हैं, 2 नंबर का छोटे क्वेश्चन के एग्जांपल है। लेकिन मैं अगर ये कहूं 8 नंबर का सवाल आएगा, तो वो कहां से आएगा, वो आपसे कहेगा कि पोर्टेबल सेगमेंट जो है वो मुझे बना के दो। और दूसरा आपसे क्या कह सकता है, वो आपसे कह सकता है कि मुझे रिपोर्टेबल सेगमेंट के डिस्क्लोजर्स का नोट बना के दो। तो जनाब ये है हमारा ऑब्जेक्टिव जिसको हमने अचीव करके चलना है।
अब जनाब क्या हुआ, इससे पहले कि हम रिपोर्टेबल सेगमेंट पे जाएं, हमने ये तो बात सीख ली कि हमारे यहाँ मल्टीपल टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सेगमेंट्स बन सकते हैं। तो फिर यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट है जो कि आज का हमारा कॉन्सेप्ट है, वो क्या है? एग्रीगेशन ऑफ द सेगमेंट्स। टू या मोर देन टू ऑपरेटिंग सेगमेंट्स दे मे बी एग्रीगेटेड इनटू द सिंगल ऑपरेटिंग सेगमेंट। हम दो या दो से जायद जो ऑपरेटिंग सेगमेंट हैं उनको इकट्ठा कर देते हैं और हम उनको एक ऑपरेटिंग सेगमेंट बना देते हैं। लेकिन कब बनाते हैं? अगर उनके यहाँ नेचर ऑफ प्रोडक्ट या नेचर ऑफ सर्विसेज सेम हो। भाई नेचर ऑफ प्रोडक्ट और नेचर ऑफ सर्विसेज सेम का मतलब क्या कहना चाह रहा हूं? मेरी एक स्पिनिंग, अब देखिएगा मेरे पास मल्टीपल स्पिनिंग मिलें लगी हुई हैं, मेरे पास मल्टीपल वीविंग मिलें लगी हुई हैं, मैं हर स्पिनिंग मिल का हिसाब सेपरेट रखता हूँ, जाहिर सी बात है हर स्पिनिंग मिल अपना यान बेचती सेपरेट है। अब निशात के अंदर वहां पर हमारे पास 9 स्पिनिंग के अदारे लगे हुए हैं और 9 स्पिनिंग के अदारे जो हैं उनकी बाइंग सेपरेट है, हर स्पिनिंग मिल की, हर स्पिनिंग मिल अपने बंदों को सैलरी सेपरेट देता है, हर स्पिनिंग मिल अपना माल का रेट मुख्तलिफ तरीके से निकालता है। स्पिनिंग यूनिट 3 के ऊपर 30 पीसी का रेट फर्क होगा, स्पिनिंग यूनिट 5 का 30 पीसी का रेट फर्क होगा, इसलिए कि दोनों की मशीनरी फर्क है। अब मैं जब अकाउंटेंट बना तो मैंने कहा कि हाँ यार वो कर क्या रहा है, स्पिनिंग का यूनिट है, प्रोडक्ट क्या है, यान है। अब मैं क्या करने लगा हूं, अब मैं इतनी स्पिनिंग मिले, मैं 9 स्पिनिंग मिलों को सेगमेंट रिपोर्टिंग में समझता हूं कि प्रैक्टिकली तौर के ऊपर वो डाटा बहुत बड़ा बन जाएगा। तो अब मुझे क्या कह रहा है, कहता है एग्रीगेट कर लो, एग्रीगेट कर लो उनको जिनके यहाँ खवाइस आपस में मिलते जुलते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने वो 9 स्पिनिंग मिलें पकड़ी, उनको इकट्ठा करके एक सेगमेंट बना लिया स्पिनिंग्स, एक सेगमेंट बना लिया स्पिनिंग। क्योंकि स्पिनिंग के डायनामिक्स सबके सेम थे, उन स्पिनिंग्स के डायनामिक्स सबके सेम थे, उनके रिस्क सबके सेम थे, उनकी प्रोडक्ट लाइन सबकी सेम थी। तो मैंने भाईजान अपनी स्पिनिंग की, मैंने अपनी स्पिनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से उन सबको यहाँ पे मूव कर लिया। कहता इसी तरीके के साथ अगर तुम चाहो तो तुम चीजों को, तुम मल्टीपल अदारों को, तुम मैंने अपनी, अब जैसा मैंने पहले प्रोडक्ट और सर्विसेज की बेस के ऊपर इन्हें इकट्ठा किया, कहता तुम नेचर ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस की बेस के ऊपर इकट्ठा कर सकते हो। क्या मतलब? मतलब ये कि मेरे पास प्रोडक्शन के प्रोसेस में कुछ ऐसे मतलब के प्रोसेसेस हैं, अब यहां पर बात करते हुए जहां पर मैं कुछ आइटम्स ऐसी हैं, अगर आप गाड़ियों की बात करें, अब गाड़ियों की जब बात करके चलता हूं तो मेरे पास कंपनियां हैं, वो क्या करती हैं, वो कुछ चीजों को खुद से मैन्युफैक्चर करती हैं जो कि उनकी अपनी प्रोडक्शन की चीजें होती हैं, और कुछ को वो सिर्फ इंपोर्ट करती हैं और इंपोर्ट करके आगे बेच देती हैं। उनको हम कहते हैं सीबीयूज। सीबीयूज क्या है कि उन्होंने इसकी मैन्युफैक्चरिंग नहीं की, वो प्रोटोन बाहर से आई थी, मैंने अपने पास पाकिस्तान के अंदर मंगाई और मैंने आगे बेच दी। अब मैं अगर एक अदारा हूं तो मैं दो काम कर रहा हूं, एक तो मैं प्रोडक्शन करता हूं, मैं प्रोडक्शन करता हूं कोई 12 किस्म की गाड़ियों की, मतलब 12 किस्म के गाड़ियों के वेरिएंट्स की, और मैं कोई 3 किस्म के सीबीयूज भी इंपोर्ट करता हूं। अब मेरे पास एक ऑप्शन तो यह है कि मैं हर गाड़ी को लेकर चलूं, मैं कहूं 12 किस्म की गाड़ियां, 12 किस्म की गाड़ियों के सेगमेंट बना दूं, काम लंबा भी नहीं करना। मतलब हमने इन्फॉर्मेशन देनी है और इन्फॉर्मेशन इतनी भी नहीं देनी कि हमारे गले में फंस जाए, हम चाहते सिर्फ ये हैं कि अगले यूजर को एक मीनिंगफुल डाटा मिल जाए। तो फिर क्या मैं यूं ना कर लूं कि मैं अपने दो सेगमेंट बना लूं, उन गाड़ियों के नफा नुकसान रेवेन्यू एक्सपेंस एसेट दे दूं जिनको मैं प्रोडक्शन करता हूं, और उन गाड़ियों को जिनको सिर्फ मैं इंपोर्ट करके बेचता हूं, एंड दैट इज द सीबीयू यूनिट्स। ठीक है, तो अब क्या हुआ, मैंने अपने सेगमेंट्स जो थे वो बनाए जरूर थे, मगर मैंने अपनी मल्टीपल गाड़ियों के सेगमेंट इकट्ठे करके मर्ज कर दिए, एग्रीगेट कर दिए, जिनको मैं खुद प्रोड्यूस करता था, और मैंने कहा प्रोडक्शन कार सेगमेंट। और वो जो मैं इंपोर्टेड गाड़ियां लेके आता था उनको मैंने पहले 3-4 किस्म के सबके सेगमेंट सेपरेट बनाए हुए थे, अब मैंने क्या कह दिया उनको, सीबीयू। तो वो मेरे पास यहां पर प्रोडक्शन प्रोसेस की बेस के ऊपर मैंने उन्हें इकट्ठा कर दिया। ऐसे ही टाइप्स या क्लास ऑफ कस्टमर फॉर देयर प्रोडक्ट, क्लास ऑफ कस्टमर फॉर देयर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। हमारे पास, हम जब अपनी क्लास ऑफ कस्टमर्स की बात करके चलते हैं या टाइप ऑफ कस्टमर्स की बात करके चलते हैं, तो मैं यहां पर यूं कह सकता हूं क्लास ऑफ कस्टमर्स के अंदर या टाइप ऑफ कस्टमर के अंदर कि मैं अपने गारमेंट सेल करता हूं। वो जो गारमेंट्स हैं वो मेरे पास जेंट्स के भी हैं, मेरे पास लेडीज के भी हैं, मेरे पास किड्स के भी हैं, मेरे पास इन्फेंट्स के भी हैं। अब मैं मतलब अगर अपने सेगमेंट रिपोर्टिंग को डेवलप करना चाहूं तो मैं क्लास ऑफ कस्टमर के मुताबिक, मैं जो जेंट्स के अंदर काम करता हूं तो मैं जेंट्स में फुटवेयर में भी काम करता हूं, मैं जेंट्स के मतलब गारमेंट में भी काम करता हूं, मैं जेंट्स के लिए टाइयां भी रख के बैठा हूं। तो मैं क्या टाइयों को सेपरेट सेगमेंट बना लूं? बनाने को बुराई कोई नहीं है, लेकिन फिर तो फिर टाई सेपरेट होगी, अंडरगारमेंट सेपरेट होगा, शूज सेपरेट होंगे, टोपियां सेपरेट होगी, शर्टें सेपरेट होगी, पैंटें सेपरेट होगी। तो भाईजान फिर हमारे पास फिर जितनी वैरायटी होगी हर एक का सेगमेंट बन जाएगा। लेकिन ये काम थोड़ा सा
अननेसेसरी डिटेल्ड हो जाएगा। तो स्टैंडर्ड ये समझता है कि नहीं यार, अपने आप को सेगमेंट को पहले आइडेंटिफाई करो और करने के बाद जरा उसको कंसोलिडेट करके चलो, उसको एग्रीगेट करके चलो। तो फिर मैं यूं ना कह दूं कि यहाँ पर जनाब मैं अपनी जो रिपोर्टिंग करूं उसमें मैं कह दूं जेंट्स, मेरी जो सेल्स हैं जेंट्स, लेडीज एंड किड्स, तो ऑटोमेटिकली मैंने क्लास ऑफ कस्टमर को सामने रखते हुए, टाइप ऑफ कस्टमर को सामने रखते हुए मल्टीपल लाइंस को आपस में क्या कर दिया, एग्रीगेट कर दिया। ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि मैं होलसेल में बेचता हूं, कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि मैं खुद रिटेल करता हूं, और कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको मैं एक्सपोर्ट करता हूं। तो भाई फिर मैं मेथड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के मुताबिक भी तो अपने सेगमेंट्स को एग्रीगेट कर सकता हूं। एक्सपोर्ट मैं एक आइटम नहीं करता, मैं एक्सपोर्ट कपड़ा भी करता हूं, मैं एक्सपोर्ट यान भी करता हूं। तो मैं अब यान ऑफ एक्सपोर्ट सेपरेट लेके चल सकता था, मैं यान क्लोथ की एक्सपोर्ट सेपरेट लेके चल सकता था। ऐसे ही मैं जो रिटेल करता हूं, मैं लेडीज को भी रिटेल करता हूं, मैं जेंट शूटिंग भी रिटेल करता हूं, मैं किड शूटिंग भी रिटेल करता हूं। लेकिन मेरे तीनों सेगमेंट्स थे, अब मैं उनको एग्रीगेट करने पे आया हूं। तो फिर मैं यूं ना कर लूं, एक्सपोर्ट्स के सारों को इकट्ठा कर लूं, होलसेल के सारे सेगमेंट्स को, ऑपरेटिंग को इकट्ठा कर लूं, और ऐसे ही जो रिटेल के सारे सेगमेंट्स हैं उनको इकट्ठा कर लूं। तो मैं कह सकूंगा कि मैंने डिस्ट्रीब्यूशन जो मेरा चैनल था उसकी बेस के ऊपर अपने सेगमेंट्स को क्या कर दिया, ऑपरेटिंग सेगमेंट्स को एग्रीगेट कर दिया। ऐसे रेगुलेटरी इन्वायरमेंट्स की बात भी करता है। मतलब मेरी वो तमाम कंपनियां जो मेरे पास, कुछ कंपनीज एग्जिस्ट करती हैं, कुछ लिस्टेड हैं, कुछ मेरी जो है वो पब्लिक लेकिन नॉन लिस्टेड है, और कुछ मेरी जो है वो प्राइवेट लिमिटेड है, और कुछ मेरी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो मेरे मतलब पार्टनरशिप्स में है। तो हम डिफरेंट किस्म के एनवायरनमेंट और डिफरेंट किस्म के सेक्रेटेरियल स्ट्रक्चर के अंदर, डिफरेंट किस्म के रेगुलेटरी स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करते हैं। तो फिर मैं पार्टनरशिप इन्वेस्टमेंट को सेपरेट कर देता हूँ, प्राइवेट लिमिटेड इन्वेस्टमेंट्स को सेपरेट कर देता हूँ, नॉन लिस्टेड को सेपरेट कर देता हूँ, लिस्टेड को सेपरेट कर देता हूँ। तो यहां पर फिर क्या हुआ, यहां पर मैंने रेगुलेटरी इन्वायरमेंट को सामने रखा। अब वो कहना क्या चाहता है, वो कहना ये चाहता है कि तुम अपना पहला स्टेप, अगर हम स्टेप वाइज लेके चले, तो सबसे पहले तो उसने हमें कहा, हमने करना क्या है, उसने कहा भाई तुम सबसे पहले तो तुमने अपने सेगमेंट्स जो थे, तुमने अपने जितने भी सेगमेंट्स थे, वो कौन से सेगमेंट्स थे, ऑपरेटिंग सेगमेंट थे, उन सबको बनाना शुरू करो। आप प्लीज अपने कारोबार को छोटा मत लेके चलें। आप समझें कि ये सेगमेंट रिपोर्टिंग किन कंपनियों के लिए है। ये सेगमेंट रिपोर्टिंग जो है ये पेप्सी या कोक के लिए है। ये सेगमेंट कंपनी उन लोगों के लिए है जो कि मतलब 12-12, 15-15 किस्म के कारोबार जो हैं और पूरी पूरी दुनिया में कारोबार फैले हुए हैं, वहां पर जाके ये सेगमेंट रिपोर्टिंग आती है। अगर एक बंदा सिर्फ काम ही ये कर रहा है, सुबह उठता है, लॉ पढ़ाता है, शाम को सो जाता है, उस साले ने सेगमेंट रिपोर्टिंग क्या करनी है। तो सेगमेंट रिपोर्टिंग लाते वक्त उन मल्टीनेशनल कंपनियों को जेल में लेकर आए जिन्होंने कोई चीज नहीं छोड़नी। अगर आप कभी जाके देखें तो हम कहते हैं अच्छा यार, इसी कंपनी का घी भी आ गया, वो इसी कंपनी का साबुन भी आ गया, इसी कंपनी का टूथपेस्ट भी आ गया, वो ये कंपनी तो कपड़े भी बनाने लग गई। तो भाईजान इस तरीके से लोग अपनी प्रोडक्ट की रेंज को लेकर चलते हैं। यहां पर बैठते हैं तो नेस्ले पाकिस्तान में भी मिलता है, नेस्ले मरी के पास भी मिलता है, नेस्ले आपको वहां पर क्या कहते हैं झील सैफुल मुल्क में भी मिलता है। और मैं हैरान था कि यही नेस्ले की बोतल आपको जब आप यूके चले जाएं, जब आप अफ्रीका चले जाएं, ये वहां भी मिलती है आपको। अब यहाँ पे देखें तो उन्होंने पूरी दुनिया की ज्योग्राफिकल लोकेशन को कवर किया हुआ है। और सिर्फ नेस्ले जो है वो नेस्ले नहीं है, मतलब आप अगर पेप्सी की बात करें तो वो सिर्फ पेप्सी की बोतल नहीं बेच रहा, वो एक्वाफीना भी बेच रहा है, उसका वाटर सेगमेंट भी अवेलेबल है, इतनी प्रोडक्ट रेंज अवेलेबल है। वहां पर जाके हम सिर्फ अगर एक सिंगल फिगर सेल्स की दे देंगे, हम तबाह बर्बाद हो जाएंगे, हमें कुछ समझ ही नहीं आएगा। तो कहता है सबसे पहले अपने सारे ऑपरेटिंग सेगमेंट निकालें। मैंने क्या कहा भाई, जब नेस्ले की बात करके चलूंगा या जब मैं पेप्सी की बात करके चलूंगा, उनके यहाँ ऑपरेटिंग सेगमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से फैसलाबाद, लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, पेशावर, हर जगह के ऊपर उनका अपना अकाउंट बनता है, वहां पर डिस्क्रीट इंफॉर्मेशन बनती है, वो रेवेन्यू कमाते हैं। तो हम जब यूं अपने ऑपरेटिंग सेगमेंट बनाएंगे तो इन ऑर्गेनाइजेशन में बेटा ये ऑपरेटिंग सेगमेंट बाज दफा 50-50, 70-70 बन जाते हैं, 100-100 बन जाते हैं। अब इन ऑपरेटिंग सेगमेंट्स को हमने पहले खड़ा कर लिया। अब इन ऑपरेटिंग सेगमेंट्स में हमने 100 सेगमेंट के साथ तो अपना रिजल्ट जो है वो कंपाइल नहीं कर सकते, वो तो अकाउंट हमारे लिए इंफॉर्मेशन इतनी ज्यादा हमारी स्प्रेड हो जाएगी। तो फिर हमें क्या करके चलना होता है, हम इन ऑपरेटिंग सेगमेंट्स को किसी म्यूचुअल ग्राउंड की बेस पर क्या कर देते हैं, एग्रीगेट कर देते हैं। एग्रीगेट करने का मकसद ये होता है कि ठीक है, तमाम चीजों को या तो उनके प्रोडक्शन प्रोसेस की बेस पर, प्रोडक्ट की टाइप की बेस पर, ऑपरेशन ऑफ बिजनेस की बेस पर, ज्योग्राफिकल लोकेशन की बेस पर, रेगुलेटरी स्ट्रक्चर की आपने डिसाइड करना है।
आपने डिसाइड करना है। मिसाल के तौर के ऊपर मैं अगर अपने आप को अपने कहूं कि जनाब मैं अगर अगर मैं टिप्स के अंदर अपने सेगमेंट्स की बात करना चाहूं, तो भाईजान मतलब मैंने आपको पहले बताया कि मैंने तो आपको एग्रीगेट करके बताया। अदरवाइज हमारे यहाँ डाटा के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने पहले बताया, हमारे पास सीए का जो सेगमेंट की इंफॉर्मेशन है वो सेपरेट है, उसकी टीम सेपरेट है, उसके अकाउंट सेपरेट है, उसकी डिसीजन मेकिंग सेपरेट होती है। ऐसे ही जो हमारे हर कॉलेज के अंदर, ऐसे ही हमारे इंटरमीडिएट्स को सेपरेट देखा जाता है, उनकी टीम सेपरेट होती है। ऐसे ही बैचलर्स को सेपरेट देखा जाता है। इवन स्कूल में बॉयज और गर्ल्स के दो सेगमेंट्स एग्जिस्ट करके चलते हैं। बॉयज और गर्ल्स के हर सेगमेंट के अंदर लोअर सेकेंडरी, सेकेंडरी और फिर जो हायर सेकेंडरी है उनका सेपरेट कंप्लीट वर्किंग होती है। अगर मैं इस तरह काम करना शुरू करूं तो फिर तो मैं पागल हो जाऊंगा। फिर हमने क्या कहा, हमने कहा ऐसा करते हैं, हम इनको किसी ना किसी बेसिस पर आपस में एग्रीगेट कर लेते हैं। मैंने कहा अच्छा, तो फिर इस तरह करता हूं कि जनाब हम फिर स्कूल के अंदर हम हायर सेकेंडरी, सेकेंडरी खत्म, स्कूल है ना तो हम स्कूल के रेवेन्यू को स्कूल में ले आते हैं। हम कनाल कैंपस है ना तो कनाल कैंपस के रेवेन्यूज को कनाल कैंपस में ग्रिप कर लेते हैं, और डी कैंपस है तो हम डी कैंपस को डी कैंपस में। हमने उनकी ज्योग्राफिकल लोकेशन की बेस के ऊपर उन ऑपरेटिंग सेगमेंट को क्या कर दिया, एग्रीगेट कर दिया। अगर हम ये काम ना करते तो यहां पे तो 19 सेगमेंट बन गए हुए थे, तो हमने उनको एग्रीगेट करके 3 सेगमेंट्स के अंदर खड़ा कर दिया। तो हमने पहले क्या सीखा, ऑपरेटिंग सेगमेंट क्या होता है। फिर हमने कहा कि ऑपरेटिंग सेगमेंट अदारों के अंदर तो बहुत बन सकते हैं, बहुत सारी जगहों के ऊपर छोटी छोटी चीज के ऊपर नोटिस किया जाता है, उनकी वर्किंग और प्रॉफिटेबिलिटी और उनकी सेक्शन रिपोर्टिंग की वर्किंग की जाती है। क्योंकि जब मैं आपको अगला लेक्चर पढ़ाऊंगा कॉस्ट अकाउंटिंग का, तो उसमें हम यही तो सिखाते हैं कि भाईजान ये काम नहीं करना कि नफा क्या कमाया नुकसान क्या, मुझे ये बताओ कि किस यूनिट ने क्या कॉस्ट थी और किस यूनिट पे क्या प्रॉफिट कमाया। तो अब हम तो यहां तक अपनी वर्किंग सीख रहे हैं, हम तो यूनिट की कॉस्टिंग तक सीखने की बातें कर रहे हैं। तो फिर जाहिर सी बात, जब यूनिट की कॉस्टिंग सीखेंगे तो वो चिड़ियोड़ी कावड़ा के लिए नहीं सीखेंगे, वो उसकी डिस्क्रीट इंफॉर्मेशन को क्रिएट करने के लिए सीखेंगे। हम सीखेंगे कि जनाब हम क्या कमा रहे हैं और क्या नुकसान कर रहे हैं, हम माइक्रो लेवल तक जाएंगे। तो एक तरफ हमें कॉस्ट अकाउंटिंग ने माइक्रो लेवल तक वर्किंग करके फाइनेंशियल डाटा को सेपरेट करवा के हमसे डिस्क्रीट इंफॉर्मेशन बना दी। लेकिन इतनी डिटेल इंफॉर्मेशन जो है, अगर हम उसे अकाउंट के अंदर डिपिक्ट करने की कोशिश करेंगे तो वो इतनी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हो जाएगी कि वो यूजफुलनेस को हर्ट कर देगी। अब हमें क्या करना था, फिर हमें अब एग्रीगेट करना था। हमने एग्रीगेट करके उन्हीं ऑपरेटिंग सेगमेंट को जिनकी के सिमिलैरिटी सेम थी, जिनकी के एट्रीब्यूट सेम थे, हमने उन्हें इकट्ठा कर दिया। और इकट्ठा करने के बाद अब हमारा अगला स्टेप आएगा, और वो अगला स्टेप क्या होगा कि अब इन सेगमेंट्स में से हम क्या निकालेंगे एग्रीगेट के बाद, अब हम निकालेंगे कि हमारे रिपोर्टेबल सेगमेंट्स कौन से हैं। तो भाईजान, चूंकि मैंने अगली क्लास पढ़ानी है, बेशक मेरे 3 मिनट रह गए हैं, अगर मैंने यहाँ पर रिपोर्टेबल सेगमेंट शुरू कर दिया तो फिर जाहिर सी बात है मैं अगले टीचर के 15 मिनट जाया कर दूंगा। तो मुझे क्या सीखना है, ये कहना सीखना है कि थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। यहां से आगे बात आपसे नेक्स्ट लेक्चर में करके चलूंगा। जनाबे वाला, आपका कोई क्वेश्चन है, यू कैन आस्क द क्वेश्चन, अदरवाइज इट्स अ वेरी सिंपल थ्योरेटिकल डिस्कशन। हमने आज की डिस्कशन में एग्रीगेशन तक अपनी बात को कंप्लीट किया। जनाब क्वेश्चन पूछिएगा, कोई आपके जहन में बात है पूछिएगा, नहीं तो थम्स अप करें ताकि मैं क्लास को कंक्लूड कर सकूं। और थम्स अप कर दो सालो, ना सवाल पूछ लो। थैंक यू जी, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर आपके साथ बात जो होगी वो बड़ा अहम लेक्चर है, हमें उसके अंदर रिपोर्टेबल सेगमेंट्स को लेकर चल रहा है। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज।